हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में जो 2019 में पेपर हुआ था सीटेट का जुलाई में, उसके गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। चतुर्थांश का मतलब होता है कि चौथा भाग जो होता है 1/4 भाग जो होता है, जैसे आपकी कोई संख्या 1 है तो इसमें से चतुर्थांश बनेंगे 1/4 जो हिस्से किए जाएंगे इसके, वो 1/4 1/4 1/4, ये आपके चतुर्थांश बने 4। इसी प्रकार से इन्होंने पूछा है कि 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपली ये देखिए 18 का गुणा 4 में कर लेंगे तो 18 चौक 72 और 3 ये जोड़ देंगे ऊपर, हो जाएगा आपका 75/4। तो ये 4 जो है वो चतुर्थांश के लिए शो कर रहा है और कुल चतुर्थांश हैं आपके 75। तो समझ में आ गया होगा। आपसे पूछा है उसने चतुर्थांश, कोई भी संख्या दी हो आप उसे इस तरह से डिनोट कर लें। जैसे मान लीजिए उन्होंने 5 दी है, इस 5 में कितने चतुर्थांश हैं वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो 5 में आप 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे भी 4 का कर दीजिए, तो नीचे 4 आ जाना चाहिए। कुल मिला करके आपको नीचे 4 बनाना है, कैसे बनाएंगे वो आप देख लीजिए। और 5 चौक हो जाएंगे 20, गुणा कर देंगे इनका, तो 5 में चतुर्थांश बनेंगे आपके 20। ऐसे ही 18 में चतुर्थांश बनेंगे 72 और 3 यहाँ दे रखें, जोड़ देंगे इसमें 72 में 3 तो हो जाएंगे आपके 75। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि इसमें जो चतुर्थांश पूछने की जो शैली है वो किस प्रकार से पूछा गया है। कभी कभी आपसे वैसे प्रश्न चतुर्थांश से पूछा जाता है, अगर आपसे अन्य कोई प्रश्न पूछे इसी चतुर्थांश के ऊपर तो आप कर सकते हैं इस प्रकार से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक प्रश्न ये भी है, इस तरह का प्रश्न अक्सर सीटेट की परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि अंकों 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। कितने हैं यहाँ रिक्त स्थान? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 ही आपके पास संख्याएं हैं। तो आपको इस तरह से इन रिक्त स्थानों में भरना है कि योग करने पर अधिकतम संभव संख्या हो सके। तो आपको सबसे पहले चाहिए बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए वो यहाँ पर बड़ी अंक होनी चाहिए और यहाँ सबसे छोटा अंक होना चाहिए। तो आप इसके 2 मेथड हैं, कौन से मेथड से करेंगे आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आप इधर से लिखना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखिए। सबसे छोटी क्या है? जैसे 2 है सबसे छोटी, इससे बड़ी क्या है 3, तो उसके नीचे लिखिए। फिर इससे बड़ी क्या है 4, फिर इससे बड़ी 6, इससे बड़ी 7, इससे बड़ी 8। पहला मेथड। तो इनको जोड़ने पर जो संख्या मिलेगी 3 और 2 5, 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 7 और 1 8 हासिल वाला और 8 ये 16। 16 0 5 बना आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हुआ। सेकंड मेथड ये है कि आप इधर से लिखना प्रारंभ करते हैं तो आपको सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी पड़ेगी। 8 है सबसे बड़ी और 7 इसके नीचे लिख दीजिए, ठीक है। फिर इससे छोटी संख्या क्या है 6, तो यहाँ लिख देंगे। और इससे छोटी संख्या क्या है 4, यहाँ लिख देंगे। इससे छोटी संख्या 3, 3 4 यहाँ लिख दो। ये मत सोचना कि हम ऊपर ही 3 पहले लिखें ना, आप यहाँ से शुरू कर दीजिए और यहाँ 2 लिख दीजिए। मतलब इन दोनों स्थानों पर क्रम से संख्या लेनी है आपको, छोटी बड़ी जो भी हैं। तो आप समझ में आ गया होगा आपके। 2 और 3 होते हैं 5, 6 और 4 10 और 8 और 7 15, 1 हासिल का 16 है। आंसर वही आना है आपका। बस ये नोट कर लीजिए कि आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी होती है तो आप जो इस साइड में होता है अंक उसे सबसे बड़ा लेते हैं और लास्ट में सबसे छोटा लेते हैं।
अगर हम 6 अंक की कोई संख्या बनाना चाहें बड़ी से बड़ी, किस तरह से बनेगी? पहले 8, फिर 7, 6, 4, 3, 2। अगर सबसे छोटी संख्या बनानी है इन्हीं अंकों के द्वारा, तो आप क्या करेंगे? सबसे छोटा अंक पहले लिखेंगे 2, फिर बड़ा, फिर इससे बड़ा। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं सबसे छोटी संख्या। लेकिन आपको कभी कभी ऐसी संख्या दे दे जिससे आपसे पूछ लिया जाए कि संख्या बनाइए सबसे छोटी या सबसे बड़ी। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया 6, 0, 1, 5, 2, ये आपके 5 अंक दे रखे हैं। इससे बड़ी संख्या बनाएंगे तो आप बड़ी से बड़ी संख्या तो बना सकते हो। जैसे 6 सबसे बड़ा है, इससे छोटा 5 है, इससे छोटा 2 है, इससे छोटा 1 है, इससे छोटा 0 है। अब इन्हीं 5 अंकों को लेकर के 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी हो तो आप सबसे पहले क्या नोट करेंगे? सबसे पहले आप देखिए उल्टा लिखेंगे तो 0 पड़ रहा है। अगर हम पहले 0 लिख देंगे तो हमारी 4 अंक की संख्या आ जाएगी। जैसे 0, 1, 2, 5, 6, तो 0 काउंट नहीं होगा इसमें, तो 4 अंक की संख्या रह जाएगी। ये संख्या आपकी गलत हो जाएगी। तो सही कौन सी होगी? सबसे पहले आप क्या करेंगे? 0 को ना लिख करके सबसे पहले लिखेंगे 1, उसके बाद 0 लिख देंगे, फिर वही क्रम आ जाएगा 2, 5, 6, 2, 5, 6। समझ में आ गया होगा? अगर 0 होता तो छोटी संख्या पूछी जाए तो सबसे पहले 0 को ना लिख करके उससे बड़ी संख्या लिखते हैं, उसके बाद 0 लिखते हैं। ठीक है, आशा करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अक्सर आपकी सीटेट की परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। कोई टेबल दी होती है, चाहे वो समय सारणी दी गई हो, चाहे रेट लिस्ट दी गई हो, चाहे अन्य कोई ऐसी टेबल दी गई हो जिससे एनालिसिस करके आपको प्रश्नों के आंसर देने होते हैं। 1-2 प्रश्न लगभग हर सीटेट परीक्षाओं में दिया जाता है, तो आप इस प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिए। इन्होंने कहा दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाक की दरें इस प्रकार चित्रित की गई हैं। पत्र का भार यानी पत्र के लिए है, ये पार्सल के लिए है। 2 रेट दिए गए हैं, पत्र का रेट इससे लगाना है, पार्सल का रेट इससे लगाना है। पत्र का रेट दिया गया है 20 ग्राम या उससे कम के लिए 5 रुपये फिक्स हैं, उससे ऊपर प्रत्येक 20 ग्राम के लिए 2 रुपये लगाएंगे। इसी प्रकार से पार्सल का रेट है 50 ग्राम है या उससे कम है, उस पर फिक्स रेट 5 रुपये देना पड़ेगा। उससे अगले प्रत्येक 50 ग्राम के लिए 3 रुपये देने हैं। तो आपकी ये समझ में आ गया होगा। अब लेकिन आप इसे हल करते हैं कि किस तरह से हल आपको करना है। देखिए इसमें उसके पास 2 पार्सल हैं। देखिए पार्सल की बात कही है और एक 250 ग्राम का, एक 300 ग्राम का है। तो पार्सल का रेट कितना देखिए यहाँ पर 50 ग्राम के लिए 5 रुपये हैं। तो अब ये देखिए अगर 250 ग्राम में से 50 ग्राम कम कर दिया जाए तो बचेगा आपके पास कितना? 200 ग्राम बचेगा। 50 ग्राम ने घटा क्यों दिया? क्योंकि उसका फिक्स रेट है 5 रुपये, तो वो तो 5 रुपये ला लगेगा। अब प्रत्येक 50 ग्राम पे 3 रुपये आपको देने हैं। तो अब बताइए 200 रुपये, जो 200 ग्राम है इसको अगर 50-50 के टुकड़े किए जाएं तो 4 बनेंगे। 200 में से 50-50 के करेंगे तो 4 टुकड़े बनेंगे। चारों टुकड़ों पर 3-3 रुपये चार्ज होगा। तो जब 3 को 4 बार जोड़ेंगे तो 12 रुपये हो जाएगा, और जो एक 5 रुपये फिक्स प्राइस था वो आपका 5 रुपये उसे जोड़ देंगे। तो कुल मिलाकर के आपका इस वाले पार्सल का जो रेट है वो हो जाएगा कितना? 5 और 12 17 रुपये। ये नोट कर लीजिए। अब इसके बाद 300 ग्राम के लिए कितना लगेगा? इसमें 5 रुपये तो फिक्स हो जाएगा, बचा 250। 250 में 5 बनेंगे 50-50 ग्राम के, तो 5 या 15, 15 या 5 20, 20 ये हो गया आपका। अब बात करते हैं इसकी पत्रों की रेट लिस्ट ये वाली है। तो 20 ग्राम का है तो उसके लिए आपको कितना देना पड़ेगा? 20 ग्राम का है या उससे कम 5 रुपये है, तो 5 रुपये इसके लिए फिक्स हो गया।
अगर आपका 35 ग्राम का है तो इसमें से 20 ग्राम कम कर देंगे, क्योंकि उसका फिक्स प्राइस 5 रुपये हो जाएगा, और बचा 15 ग्राम, और 20 ग्राम पर आपको 2 रुपये देने होते हैं, प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम पर। अगर 20 ग्राम से भी थोड़ा कम भी है तब भी आपको 2 रुपये देने हैं। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर 21 ग्राम दिया होता, कितना दिया होता 21, तब भी आपका रेट 20 ग्राम के 5 अलग अलग हो जाता, और 1 ग्राम के लिए आपको 2 रुपये देने पड़ते। यानी कि 1 ग्राम हो या 20 ग्राम हो, 20 ग्राम तक आपको 2 रुपये ही देने हैं। तो 35 ग्राम के पार्सल के लिए आपको जो देना है रुपया वो 7 रुपये देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 7 रुपये। अब इन सबको जोड़ लीजिए, कितना बैठ रहा है, तो 7 और 7 14, 14 और 5 होता है 19, हासिल 1 2 और 2 4, आपका बना टोटल रुपया 49 रुपये। तो आप देखिए 49 रुपये क्या इसमें ऑप्शन है, तो ऑप्शन तीसरा सही है इसमें, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपको क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि आपके सिलेबस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड आपके सिलेबस में है, तो आपको सिंपली वो ऐसे प्रश्न नहीं देगा कि एक में 4 जोड़िए कितना हो गया, वो यही प्रश्न हैं जोड़ने वाले घटाने वाले, इसी प्रकार के प्रश्न आपको सीटेट में दिए जाते हैं। तो अच्छे से प्रश्नों को समझ लेना। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूँ इसको। देखिए 250 ग्राम में 50 ग्राम का फिक्स रेट 5 रुपये हो जाता है, बचा 200 रुपये 200 ग्राम पर 3 के हिसाब से लगाएंगे, प्रति 50 ग्राम पर 3 रुपये के हिसाब से, तो 12 रुपये बनते, 12 5 17 रुपये हो जाएंगे। इसी प्रकार से 300 रुपये पे आपको 300 ग्राम को जो पार्सल है उसका जो रेट होगा वो आपका हो जाएगा कितना, 50 ग्राम के लिए 5 रुपये फिक्स कर दीजिए, 250 बचा, 250 के लिए मतलब 5 के 50 ग्राम के 5 पार्ट बने, 5 के 15, 15 5 20 हो जाएगा ये, और 20 ग्राम पे आपको 5 देना है, और 35 ग्राम पे आपको 7 देना है, जोड़ देंगे तो आपका 49 बन जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए एक प्रश्न दिया गया है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इससे सरल प्रश्न सीटेट में आपको क्या मिलेगा। देखिए एक 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, पूर्ण संख्या मान लीजिए आपकी x मान ली हमने, तो 50 में जोड़ दीजिए 50 x को, जो है जो पूर्ण संख्या मानी है उसको जोड़ दीजिए x को, बात खत्म हुई। फिर अगले स्टेप पर गए, वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, तो अगली बार में आप 50 में से उस संख्या को घटा दीजिए, ये घटा दिया। अब प्राप्त दोनों संख्या कौन कौन सी, एक तो ये संख्या है, एक आपकी ये संख्या है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, और जोड़ने का क्या प्राप्त होगा, एक प्लस की x है, एक माइनस की x है, ये तो कट जाएगी। अब 50 और 50 कितना होता है, 100। समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए एक प्रश्न फिर आपके सामने आ गया टेबल से संबंधित, मैंने आपको बताया था इस प्रकार के सीटर में अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए आपको टाइम टेबल देखा है कि नई दिल्ली से जो ट्रेन है वो प्रस्थान करती है 15:55 पर, भोपाल से जो ट्रेन है भोपाल में कितने में पहुंच रही है, 23:55 में पहुंच रही है, और वहां से चलना प्रारंभ करती है 00:05 पर, नागपुर में पहुंचती है 5:25 पर, और वहां से प्रस्थान करती है 5:35 पर। इस तरह से चार्ट आप समझ लीजिए, लेकिन आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो अब आप देखिए पहला पॉइंट क्या है, नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट है। आपको चेक करना नागपुर और चेन्नई, नागपुर और चेन्नई, तो नागपुर कहाँ है, ये है, चेन्नई कहाँ है, ये है। इन दोनों में यात्राओं का समय क्या होगा, नागपुर से कितने बजे छूट रही है, इतने बजे। इसको नहीं लेंगे, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि ये तो आपका आने का समय है, वहां से चलेगी, वहां से समय काउंट किया जाएगा यात्रा का समय, न कि प्लेटफॉर्म पर खड़ी है उस समय को काउंट नहीं किया जाता। जैसे ही नागपुर से छूट जाए टाइमिंग शुरू हो जाएगा, और चेन्नई पहुंचते ही टाइम आपका खत्म। तो चेन्नई कितने बजे पहुंच रही है, 20:45 पे। तो अब आप हिसाब लगा लीजिए कि 5 बजे से 20 बजे तक कितना समय हो गया, 15 घंटे हो गए, और 35 से 45 तक 10 मिनट हो गई। यही पहला ऑप्शन सही हो गया। बाद बाकी आप हिसाब लगा के देखेंगे तो सब गलत निकलेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको ये अवरोही आरोही क्रम बहुत परेशान करता होगा। देखिए एक शब्द होता है आपका आरोही,
अब और एक क्रम है आपका अवरोही। दोनों क्रमों को ये देखना है कि हम इसमें संख्या पहले छोटी लिखते हैं, कौन से में पहली संख्या बड़ी लिखी जाती है। बहुत सिंपल प्रश्न है ये। देखिए अवरोही में जो आपके वर्ण आए हुए हैं, अक्षर आए हुए हैं वो 4 हैं, इसमें अक्षर आए हुए हैं 3। तो आप समझते हो 4 अक्षर इसमें आए हुए हैं, 3 अक्षर इसमें आए हुए हैं। तो संकेत के लिए, ट्रिक के लिए ये समझ लीजिए कि जिसमें अक्षर ज़्यादा हैं उसमें संख्या ज़्यादा का मतलब अधिक अंक हैं, यानी कि आपको बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है पहले, फिर छोटी लिखनी है, फिर छोटी लिखनी है। जिसमें अक्षर कम है तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, यानी कि सबसे कम वैल्यू वाली संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी लिखेंगे, फिर उससे और बड़ी, फिर उससे और बड़ी। तो ये समझ में आ गया होगा, जिसमें अक्षर ज़्यादा हैं उसमें सबसे पहले बड़ी संख्या लिखी जाती है, जिसमें अक्षर सब कम है उसमें सबसे छोटी संख्या पहले लिखी जाती है। तो अब यहाँ पूछा गया है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम के लिए आप सबसे बड़ी संख्या पहले लेंगे, उससे अगली संख्या उससे छोटी होनी चाहिए। तो वैसे तो आप समझ रहे होंगे, देखिए कि पहला ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर देखिए कैसे दिया गया है 30.5, दूसरा 3.5। तो देखिए 30 में और 3 में ये संख्या बड़ी हो गई और ये संख्या छोटी हो गई, बात सही है, वही क्रम चल रहा है। अगली संख्या इससे छोटी होनी चाहिए, तो देखिए ये इससे छोटी है, क्योंकि 3.5 और 3.05 ये छोटी हो गई। यहाँ पर देखेंगे तो 3.055 है या 3.05 है, तो एक 5 कम हो गया, ये भी संख्या इससे छोटी होगी, ये बात सही है। देखो यहाँ पर भी छोटी हो गई, 3.05 है और ये 3.005 है, क्योंकि ये आपकी एक 0 यहाँ भी बढ़ा लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए, 0.50 है और ये 0.05 है, तो अपने आप समझ में आ गया ये छोटी हो गई। अब 3 यहाँ से हट गया, देखो यहाँ पर 0.355 है, तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। लेकिन अगर आप अन्य ऑप्शन की बात करेंगे तो कैसे पहचान पाएंगे? देखिए इन दोनों संख्याओं में विचार करिए, ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। हमेशा बाद में संख्या जो आएगी वो छोटी आएगी, इधर पहले बड़ी फिर छोटी होनी चाहिए, लेकिन ये संख्या बड़ी होगी, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। और इस वाले ऑप्शन में देखेंगे तो इस वाले में ये संख्या आपकी बड़ी है, नहीं इससे तो छोटी है, तो ये संख्या बड़ी हो गई आपकी, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर एक 0 बढ़ा लें, तो अब देखिए ये 50 है और ये 55 है, तो बड़ी संख्या ये वाली हो गई, जबकि बाद में छोटी संख्या आनी चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ देखेंगे आप तो देखिए इसमें दोनों में संख्याओं में ये संख्या आपकी छोटी है और ये बड़ी है। किस तरह बड़ी है? देखो पॉइंट में 3 अंक है यहाँ पर, तो 3 अंक 0 लगा के यहाँ भी पूरे कर लीजिए। तो देखिए ये पॉइंट के बाद 500 है और ये पॉइंट के बाद 005 है, तो ये संख्या बड़ी होगी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो समझ में आ गया होगा, आरोही अवरोही क्रम का मतलब अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या लिखी जाती है, उसके बाद फिर छोटी लिखी जाती है, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी। आरोही क्रम में पहले सबसे छोटी संख्या लिखी जाएगी, फिर उससे बड़ी लिखी जाएगी, फिर उससे बड़ी और बाद में सबसे बड़ी लिखी जाती है, ये क्रम रहता है इनका, याद कर लेना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 5.3 किग्रा बादाम है, 2100 ग्राम किशमिश है, 2.2 किग्रा काजू को मिला दिया गया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए गए, प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? देखिए ये आपका जो प्रश्न बना है आपके सिलेबस से, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से ही बना है। अब यहाँ देखिए किस तरह से होंगे ये सब चीज यूज। आप देखिए ये किग्रा में है, ये ग्राम में है, तो आप सबसे पहले सबको ग्राम में चेंज कर लीजिए। तो ये आपका ग्राम बनाएंगे तो 5 3 0 0, ये आपका बन गया ग्राम में। 5.3 किग्रा का मतलब है 5 किलो 300 ग्राम, तो 5 में 1000 होता है, तो 5000 और ये 300। इसी प्रकार से आगे आपको दिया गया है 2100 ग्राम ये वाला, तो 2100 ये नोट कर लीजिए। अब 2.2 किग्रा का मतलब होता है, इसमें 2 0 आगे लग जाएंगे, इन सबको जोड़ लीजिए, 0 0 2 और 1 3 और 2 5,
नहीं गलत हो गया, 2 और 1 3, 3 और 3 6, और यहाँ जोड़ेंगे तो 4 और 5 9, तो आपका हो गया 9600। कितना हो गया? 9600। 9600 में से आपको 2 दर्जन, कितना बोला इन्होंने? 2 दर्जन। 1 दर्जन में 12 होता है, 2 दर्जन में 24 हो जाएगा। 24 पैकेट बनाने हैं तो आप क्या करेंगे? 9600 में 24 का करेंगे भाग। तो 24 से जब भाग करेंगे, 24 चौके 96 होता है, और 2 जीरो जो कहते हो, तो 400 ग्राम का एक पैकेट निकलेगा, जो कि ऑप्शन आप देख रहे होंगे पहले वाले में है। तो समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझ लीजिए कि 5.3 को अगर आप ग्राम बनाएंगे तो 5300 बनेगा। 2100 को योग तो नोट कर लेंगे, 2.2 को 2200 बन जाएगा। इन सबको जोड़ देंगे, 9600 हो जाएगा। 9600 में 24 का भाग करेंगे तो 400 आएगा। 400 एक पैकेट का वजन हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। आपसे जो पूछे जा रहे हैं प्रश्न सब जोड़ घटाई से संबंधित और गुणा भाग से संबंधित है ये वाले प्रश्न। देखिए, एक बीकर में 3/7 भाग पानी है। 3/7 भाग में पानी है तो खाली कितना है? टोटल भाग कितने उसके? 7 भाग हैं। 3 भाग उसमें पानी भरा है, तो 4 भाग आपका जो है खाली होगा। बात समझ में आ गई होगी। 3/7 भाग पानी है, यानी कि 7 भाग में 3 भाग आपका पानी भरा है और 4 भाग आपका खाली है। तभी तो 4 और 3 7 होंगे जो जोड़ने पर। अगर इन 3 को और इस 4 को जोड़ देंगे तभी तो 7 हो रहा है, तो 7 भाग है नीचे। बात समझ में आ गई होगी आपके। अब ये देखिए, बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो धारता क्या है? यानी तो वो पूछ रहा है बीकर में कुल कितना पानी आ जाएगा। तो आप समझिए 16 लीटर पानी इसके बराबर है, 4/7 भाग के बराबर 16 लीटर आपका है। पूरा भाग निकालना हुआ आपको तो क्या करेंगे? इस 7 का इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस 4 का इधर डिवाइड हो जाएगा, तो संख्या बनेगी आपकी 16 गुणा 7/4। 4 से काट दो 16 को 4 बार, 7 का 4 में गुणा कर दो, 7 चौक 28। 28 लीटर आपकी टोटल उसकी धारता बन जाएगी, यानी 28 लीटर उस बीकर में पानी आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन होता है तीसरा सही। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए शॉर्ट ट्रिक के रूप में कि एक बीकर में 3/7 भाग पानी भरा है, तो खाली आपका 4/7 हो जाएगा। और ये जो है खाली भाग में जो पानी बनता है वो 16 लीटर बनता है। अब आपको पूरा भाग निकालना है इसका कि पूरे उसकी धारता क्या है। तो आप पूर्ण रूप से जो निकलेगा, यानी इसका फुल, यानी एक भाग, वो जो है 16 गुणा 7/4, यानी कि 7 का इधर जाके मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड देखिए कर दिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए और 7 चौका 28 लीटर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, इस तरह का भी प्रश्न बहुत बढ़िया है। ये भी आपसे जोड़ने घटाने से संबंधित प्रश्न है और भाग से संबंधित प्रश्न है। ये आपके सिलेबस में भी है। आपके ये 3 बिंदुओं में सिलेबस दिया गया है, जोड़ घटाना, फिर दूसरे स्टेप में गुणा है, तीसरे स्टेप में भाग है। इन तीनों से प्रश्न बनता है, तो उसने अच्छे प्रश्न आपको दिए हैं इस पेपर में। तो देखिए किस तरह से हल करना है। आशा घर के खर्च में कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को कितने 50 रुपये, कितने जो बचा रही है वो 50 रुपये, और बुधवार को 100 रुपये, और शुक्रवार को 80 बचाती है। रविवार को 60 रुपये खर्च कर देती है, -60 करना है ये। तो उसे जो मोबाइल लेना है वो इतनी कीमत का है, तो कितने सप्ताह तक बचत करनी होगी इस मोबाइल को खरीदने के लिए। तो सबसे पहली बात, एक सप्ताह में कितनी बचत हुई। तो देखो, अगर 60 और 80 को हल करते हैं तो 20 रुपये आपके बनेंगे, क्योंकि 60 कम हो जाएंगे 80 में से। या फिर ऐसा करो, तीनों को पहले जोड़ लीजिए और 60 को घटा दीजिए,
तो तीनों को जोड़ते हैं तो कितना होगा 80 और 50 आपका होता है 130 और 100 जोड़ जाएंगे तो 230, दोनों 30 में 60 कम कर दीजिए तो आपका बनेगा 170 रुपये। तो समझ में आ गया होगा। तो 170 रुपये एक उसमें ये बचा दी सप्ताह में। अब इतने रुपए कितने सप्ताह में बचाएगी, तो आप क्या करेंगे 170 का भाग करेंगे इसमें, 170 का भाग करना है। चलिए तो 170 का भाग करेंगे आप किसमें, जो आपकी टोटल मोबाइल के लिए रकम दी गई है उसमें। 0 से तो 0 काट दीजिए। अब 17 तिया 51 होता है और बचा कितना 8, तो ये अंक उतार लें 5 का 85 हो जाएगा, तो 17 पंजे 85 होता है। तो कितना हुआ आपका आंसर 35। देख लीजिए आंसर मैच कर रहा नहीं कर रहा। समझ में आ गया होगा आपके ये प्रश्न, समझता हूं। आज चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो क्या एक पहेली के रूप में आपको प्रश्न दिया गया है, मैं कौन सी संख्या हूं, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। सम संख्या समझते हैं जिसमें 2 का भाग चला जाए, या ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 अथवा 0 अंक है तो वो सम संख्या कहलाती है। तो इसमें पहला समझ में आ गया। दूसरा देखिए मैं 3, 4, 6 का सार्वगुणज हूं, तो ये भी आपकी बात समझ में आ गई। सार्वगुणज का मतलब ऐसी संख्या है जिसमें 3, 4, 6 से भाग चला जाता है। तो इनसे भाग चला जाए ऐसी संख्या कौन सी बनेगी, अर्थात इनका आपको लासा लेना पड़ेगा। 3, 4, 6 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो वो आता है 12। देखिए देते हैं 3, 2, 3, फिर 2 से देंगे, फिर 3 से देंगे, तो ये आपको 12 बन जाएगी। तो आपका एलसीएम हुआ 12। लेकिन आपको ऐसी संख्या देखनी है जिसके कुल गुणनखंड कितने होने चाहिए, 9 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 9। तो मान लीजिए आप 9 गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, ऐसी संख्या कुल गुणनखंड निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए 56 है। अब मैं प्रत्येक ऑप्शन को आपको समझा देता हूं कि इसमें जब कुल गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं वहीं आपका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि देखो 12 का भाग किसमें जा रहा है, 12 5 60, इसमें भाग नहीं जा रहा तो इसे मैं छोड़ देता हूँ। 12 दूनी 24 में जा रहा है तो इसे चेक कर लेते हैं, और एक से चेक कर लेते हैं, इसे भी चेक कर लेंगे। 12 चौक 48 होता है, 12 36 होता है, 12 24 होता है। तो तीनों संख्या पॉसिबल हो सकती हैं। लेकिन आपको अब निकालना तो ये भी है कि उसके कुल गुणनखंड 9 होंगे। तो देखिए 24 के जो फैक्टर होते हैं वो कितने होते हैं, 8 से 24 यानी 2 की घात 3 गुणा 3, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 या 24, सही है। तो इसके कुल गुणनखंड जो होंगे उस पावर से निकाले जाते हैं। 3 है तो 3 में पहले 1 जोड़िए, फिर दूसरे ब्रैकेट में इसकी पावर 1 मानी गई तो अब 1 में 1 जोड़ दीजिए, तो कितना हो गए 1 और 1 2 और 4 हो, ये 4 दूनी 8, इसकी तो 8 बना है गुणनखंड। तो आपका ये ऑप्शन गलत हुआ। अब आते हैं 36 वाले पे। तो देखो 2 की घात 2 और 3 की घात 2, 36 के ये फैक्टर होते हैं, ये 4 होता है, ये 9 होता है, 9 चौक 36 होता है। अब इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो गया। तो कुल गुणनखंड 9 हो गई। ऑप्शन आपका होगा सही, आपका 36। समझ में आ गया होगा। इसका भी निकालेंगे, आप अपने आप से चेक कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वर्ग की भुजा 10 सेमी है, यदि वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। मित्रों आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है इसके लिए। वर्ग दिया है और बात की है परिमाप की, अगर दुगुना कर दिया है तो आपका ये भी दुगुना हो जाएगा। अगर यहाँ क्षेत्रफल की बात करता तो दुगुने का मतलब होता है उसका 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। तो आप इस प्रश्न को समझ लीजिए। इसमें आपको प्रैक्टिकली आपको मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए कि कोई भुजा आपकी वर्ग की 10 सेमी दी है, ये तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी। अगर अगला इसमें कहा है कि इसकी भुजा दोगुनी कर दी जाए, यानी कि इसकी भुजा 10 की जगह 20 कर दी गई, 20 ये भी है, 20 ये भी है,
20 ये भी है, 20 ये भी है। इन चारों को जोड़ेंगे तो ये आपका 40 आ रहा है, इन चारों को जोड़ेंगे तो ये 80 आ रहा है। तो 40 दूनी 80, 2 गुना हो गया, सिंपल सी बात है। नहीं तो वैसे ही बता, आप समझ लीजिए परिमाप की बात की है, दुगुनी भुजा कर रहा है तो परिमाप भी दुगुना हो जाएगा, भुजा 3 गुनी कर दे तो परिमाप भी 3 गुना हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसमें पूछा है अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममित दोनों रेखाएं हैं। सममित का मतलब होता है कि जैसे हम इसमें एक तो क्षैतिज का मतलब ये रेखा ऐसे कर दी जाए, ठीक है, जैसे आपकी जो है एक एक्स दे रखी है, यहाँ क्षैतिज रेखा में ऐसे कर दें तो इसका भाग देखिए इसके ऊपर जाके सेट हो जाएगा आराम से, यानी कि इसका ऊपर भाग और नीचे भाग एक जैसा है। और यदि इसकी ऊर्ध्वाधर रेखा से खींच लिया बीच में से तो इसके दोनों तरफ भी इसके भाग समान हैं। अगर इसे पलट के इसके ऊपर रखें हम ऐसे करके तो एक रेखा इसके ऊपर फिट बैठेगी। इसी प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा x ऐसी संख्या है जिसमें दोनों रेखाएं सममित रेखाएं हैं। लेकिन अन्य ऑप्शन की बात करें सी में, अगर हम ऐसी रेखा खींचें तो इसका भाग इधर और इसका भाग इधर अलग अलग है। और यदि हम इसमें बाई में बात करें तो हम अगर बाई में क्षैतिज रेखा खींच दें ऐसे करके तो ऊपर का भाग अलग है, नीचे का भाग अलग है। एक ही बात करें तो अगर हम ऐसे क्षैतिज रेखा खींच दें तो ऊपर भाग अलग है, नीचे भाग अलग है, दोनों भाग एक जैसे हों तभी वो सममित कहलाता है। तो आपका ऑप्शन सही हुआ पहला। तो अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए इसमें कहा है इन्होंने कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है और डेसिमल में चेंज करना है। ये कंप्यूटर से प्रश्न दे दिया है, आप इसे समझ लीजिए कैसे करते हैं कि आपकी जो बाइनरी नंबर है वो 1 1 0 1 1 यही है ना, ये वाली संख्या। इसमें बेस है 2, यानी इसमें केवल बेस 2 का मतलब है इसमें केवल 2 ही अंक आते हैं, 0 और 1 ही आता है, इसमें और कोई अंक नहीं आएगा। डेसिमल में आपके 10 अंक आते हैं, कौन कौन से आते हैं, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 अंक होते हैं। इन 10 अंकों में से कोई सा भी अंक अंदर आ सकता है। तो अब हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में। तो देखिए सबके नीचे 2 लिख लीजिए और पावर यहां से शुरू करेंगे 0 से, 0 1 2 3 4 और सबके बीच में प्लस लगा दीजिए ऐसे इसे। और जिसके नीचे 0 है तो 0 के नीचे वाली संख्या आप काट देंगे, क्योंकि 0 का मतलब गुणा करेंगे इस संख्या में तो 0 हो जाएगी ये, ठीक है। अब आपके पास संख्या बची है, किसी की घात 0 हो उसका मान 1 होता है, ये 2 बनेगी, ये 8 बनेगी और ये बनेगी 16। इन सबको जोड़ लीजिए, 16 और 8 24, ये 25, 25 और 2 27। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। आपकी समझ में आ गया होगा, नहीं तो वीडियो स्किप करके अच्छे समझ लीजिए। अगर आपको ये संख्याएं इस प्रकार से दी होती कि ये नोट कर लीजिए, इसकी ट्रिक छोटी सी, अगर कहीं तुक्का लग जाए तो आप तुक्का लगाएंगे तो एकदम सही निकलेगा। अगर यहाँ पर लास्ट में 1 दे रखा है, ये देखिए, अगर यहाँ लास्ट में 1 दे रखा है तो ये सिंपल सी बात समझ जाइए, 1 लास्ट में दिया है तो उसका आंसर विषम संख्या ही आएगी। विषम संख्या में देखो ये और 2 ऑप्शन हट जाते हैं और आप इन दोनों में से विचार करते हैं हल करने पर तो ये आपको सिंपल आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि अगर यहाँ पे 1 न हो, 0 हो, क्या हो, 0 इस जगह पे, जैसे मान लीजिए 1 1 0 1 0 इस तरह से होता तो इसका जो आंसर आता वो 26 आता। कितना आता, 26, जो कि सम संख्या है। तो 0 होने पे सम आता है और यहाँ लास्ट में 1 हो तो विषम आता है, ये ध्यान रखना। जिससे कि कहीं आंकड़े ऐसे मिल जाए कि आपको 1 ही अंक मिल रहा है उसमें, तो आप आंसर आसानी से लगा सकते हैं। देखिए इस प्रश्न को और देख लीजिए। कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। तो आपको एक मैं बात बता दूं कि सबसे पहले वो क्या करेगा, उनके चतुर्थांशों में बांटेगा, ठोस पदार्थ को चतुर्थांशों में बांटेगा और सबसे लास्ट में काम करता है वो श्याम पट्ट पे इसको इंगित करेगा, लिखेगा, प्रतीक चिन्ह को बनाएगा।
उसके बीच की प्रोसेस क्या होती है कि उसे जो है चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाएगा और उसे फिर बाद में बोर्ड पे बनाएगा। तो आपका होता है बी सी ए, सबसे लास्ट वाला रहेगा श्यामपट्ट वाला वर्क। सबसे पहले होता है उसे उदाहरण देना उसे, और उसके बाद उस पर समझाना, उस पर श्यामपट्ट को बनाना। ठीक है, तो ऑप्शन इसका देखो बी सी ए कहीं है, ऑप्शन 2 में है, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके लिए देखिए। अब ये यहाँ देखिए कि यहाँ क्या आएगा, तो आप समझ रहे होंगे। देखिए 4 से काटिए 28 को, तो आपका कटेगा ये 7 बार। कितनी बार? 7 बार। 7 चौका 28 होता है, और 36 दूनी 72। तो आपकी जो संख्या आएगी यहाँ पे वो 2 गुणा 7 आएगी, अथवा 7 दूनी 14 आएगी। तो आप समझ लीजिए कौन सी संख्या आएगी। तो अब इसमें पूछा कौन कौन से कथन सत्य हैं, वो आपको निकालना है। तो अब देखिए यहाँ 7 का गुणज है, तो भाई 7 का गुणज इसलिए में 7 है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। एक अभाज्य संख्या है, गलत। अभाज्य संख्या कैसे हो जाएगी? अब उसमें 2 का भी भाग जा रहा है, 7 का भी भाग जा रहा है, 7 का भाग जा रहा है, तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, वो भाज्य संख्या हो जाएगी। 10 से कम है, ये भी गलत है। 14 बैठ रही है, 10 से कम कहाँ है? ये एक सम संख्या है, ये करेक्ट, क्योंकि 14 एक सम संख्या होती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 56 का गुणनखंड है, क्या 14 का भाग 56 में चला जाएगा? 14 चौक 56 जा रहा है, तो ये भी सही हो गया। तो ए डी ई ऑप्शन 3 में है, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको इससे हेल्प मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।